तो आप अगले आधे घंटे हमारे साथ बने रहेंगे और आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो हुकूमत है, योगी आदित्यनाथ जो वजीर आला वहां के हैं, दूसरी बार वो वजीर आला बने हैं, उनकी काबीना ने एक फैसला लिया है और उस फैसले के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब किसी भी नए मदरसे को सरकारी इमदाद हासिल नहीं होगी। यानी जिसे हम कहते हैं ग्रांट, गवर्नमेंट का जो ग्रांट है वो उन्हें नहीं मिलेगा। जाहिर है मदरसे जितने हैं उतने ही नहीं रहेंगे, कुछ बढ़ेंगे भी। स्कूल जितने हैं उतने ही नहीं रहेंगे, कुछ बढ़ेंगे भी। तो उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत जो है, योगी काबीना ने यह फैसला ले लिया है, उस पर मुहर लगा दी है कि अब नए कोई भी किसी भी मदरसे को इस ग्रांट में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि इससे पहले वाला जो टेन्योर था उसमें भी अक्सर व बेशतर ऐसी शिकायतें आती रहीं कि मदरसों को ग्रांट नहीं मिल रहा है या वक्त पर नहीं मिल रहा है, लेकिन इस बार तो बाज़ाब्ता उस पर मुहर सख्त कर दी गई है। यह फैसला ले लिया है योगी काबीना ने कि ग्रांट मिलने वाले मदरसों की तादाद जितनी है उतनी ही रहेगी, उसमें अब कोई नया मदरसा जोड़ा नहीं जाएगा, यानी नए मदरसों को सरकारी इमदाद हासिल नहीं होगी। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि आखिर क्या मदरसों को सरकारी इमदाद की जरूरत वाकई पड़ती है, और क्या जितने भी मदारिस हैं उत्तर प्रदेश में या रियासत में या फिर मुल्क के दूसरी रियासतों में वो तमाम सरकारी इमदाद से चल रहे हैं? ऐसे सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको हम बताते हैं कि सुफियान निजामी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, मदरसों से जुड़े रहे हैं। वो क्या कहते हैं इस बारे में, उनका तबसरा आया है। सुफियान निजामी ने इस पर रिएक्शन दिया है। ताहिरा हसन साहिबा हैं जो सामाजिक कारकुन, उनका इस पर रिएक्शन आया है। मैं आपको ये सुनाना चाहता हूं कि इन लोगों का इस पर रद्द-ए-अमल क्या है इस फैसले पर। कोई भी ऐसा कदम जो मदरसों को मेन स्ट्रीम में जोड़ने वाला हो, मदरसों को तालीम और तरक्की की राहों पर गामजन करने वाला हो, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को आम सहूलियात फराहम करने वाला हो, उस पर किसी को एतराज़ नहीं है और न करना चाहिए। जो मदरसे फ़र्जी हैं उन मदरसों को बंद किया जाए, जो मदरसे फ़र्जी तरीके से अनुदान ले रहे हैं उन मदरसों की भी निशानदेही की जाए, उन पर भी ताला डालने का काम किया जाए। लेकिन ये जो फैसला किया गया है कि आगे से किसी भी मदरसे को अनुदान नहीं दिया जाएगा, मुझे लगता है कि इस पर सरकार को, हुकूमत को नज़रसानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म ने खुद इस बात को कहा है कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा। तो बजाय इसके कि मदरसों को और मॉडर्नाइज किया जाए, मदरसों को और तालीम और तरक्की की राहों पर गामजन किया जाए, इसके बजाय अगर ये फैसला कर दिया जाए कि किसी भी मदरसे को आगे से अनुदान नहीं दिया जाएगा, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये बात मुनासिब भी नहीं होगी और इस पर गौर करने की ज़रूरत है। मेरी ये गुजारिश है हुकूमत से कि इस फैसले पर नज़रसानी करें। जो मदरसे फर्जी तरीके से चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उनको बंद करने का काम किया जाए, लेकिन इस फैसले में तमाम मदरसों को इम्प्लीमेंट कर देना और ये कह देना कि आगे से किसी भी मदरसे को इसका लाभ नहीं मिलेगा या उनको अनुदान नहीं दिया जाएगा, मुझे लगता है कि इस फैसले पर गौर करने की। मदरसा अनुदान को लेकर तो पहले से ही बहुत सारी चीज़ों पर मौजूदा सरकार में एक समझिए कि रोक लगी हुई थी, मगर सरकार ने उसको बाकायदगी से बंद कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि अगर सरकार ने इसको बंद किया है तो सरकार को अपनी वजाहत पेश करनी चाहिए थी कि वो इसको किस बुनियाद पर बंद कर रही है। क्या उनके पास बजट नहीं है? क्या इसलिए कि मदरसे से मुताल्लिक मामला है, या फिर कुछ और वजह है? जब भी कोई चीज़ शुरू करे या बंद करे तो सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो वजाहत पेश कर उस कार्य को अंजाम दे। सरकार ने जो फैसला लिया है तो मैं समझता हूं कि सरकार को अपनी ये बात वाज़े करनी चाहिए कि वो इसको किस बिहाफ पर बंद करना चाहती है, क्योंकि मौजूदा हालात में सरकार को लेकर जो कुछ लोगों के दिमाग में, खासतौर से एक समुदाय के जहन में जो सवालात हैं, इन चीज़ों से ये सवालात और पैदा होने की आशंकाएं हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार ने मदरसों से मुताल्लिक जो ये फैसला लिया है अनुदान को लेकर, मैं समझता हूं इसको वजाहत के साथ पेश करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 558 ऐसे मदरसे हैं जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ग्रांट देती है। मेरा मानना है कि नए मदरसों को जो इनका नया एक ऑर्डर आया है कि उसको ग्रांट नहीं दी जाएगी, ये बेहतर होता कि जो मानक पे खरे नहीं उतर रहे हैं उन्हें ग्रांट ना दी जाए, और जो मानक पे खरे उतरे हैं और जो नए मदरसे अगर मॉडर्नाइजेशन
के रूप में आए, उसमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस सब पढ़ाया जाए। उन बच्चों का जो मार्जिनलाइज क्लास के हैं उनका साइंटिफिक टेम्पर भी बेहतर किया जाए, उनको प्रोग्रेसिव एक थिंकिंग दी जाए और उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो मेन स्ट्रीम में आए, तो ये कहीं बेहतर होगा और कम्युनिटी भी आगे जाएगी और ज़ाहिर है प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर नए मदरसे मॉडर्नाइज होके आ रहे हैं और सभी सब्जेक्ट्स को उसमें इंक्लूड करके पढ़ा रहे हैं और एक साइंटिफिक टेम्पर दे रहे हैं, तो उनको एड मिलना चाहिए, और जो मानक पे खरे नहीं उतर रहे हैं उनको एड को बंद किया जाना चाहिए। तो आपने सुना कि इस फैसले को, यानी योगी काबीना के इस फैसले पर किस तरह की तशवीश पाई जा रही है और किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद मतीन, जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ है शफात अली, जो फॉर्मर सेक्रेटरी हैं माइनॉरिटी सेल बीजेपी उत्तर प्रदेश। तारिक कमर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, और अनिल मिश्रा साहब हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। अनिल मिश्रा साहब हमसे हमारे साथ कुछ देर में जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं शफात अली साहब आपके पास आना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि हुकूमत के इस फैसले पर आप क्या कहते हैं। यानी अगर योगी हुकूमत ने, आपके जो वजीर आला हैं, उनके जो उस काबीना ने जो फैसला लिया है, किस बुनियाद पर लिया है? शफात अली साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी हेलो जी, शफात अली साहब को मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज मिल पा रही है। मेरा आपसे सवाल ये है जी, कि जी, योगी काबीना सवाल एक बार दोहरा दें। योगी काबीना ने मदरसों को ग्रांट न देने का जो आप फैसला कर लिया है, या उस पर नए मदरसों को शामिल न करने का फैसला किया है, तो ये किस बुनियाद पर किया गया है? क्या वजह है इस फैसले के पीछे? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाह रहा हूं जी। कि जो मदरसे हैं और हाँ। उन मदरसों में जो दीनी तालीम है, दीनी तालीम के लिए सरकार को ग्रांट देने की कोई जरूरत नहीं। इसको जो सरकारें पहले चलती थी, सपा और बसपा, वो मुसलमानों को वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल करती थी, और वोट बैंक का जो इस्तेमाल करती थी, उन्होंने इस परंपरा को जो है वो चालू किया। अभी करीब लगभग उत्तर प्रदेश में 560 मदरसे जो हैं वो अनुदानित चल रहे हैं, जिनको अनुदान मिल रहा है। और बाकी जो सरकार ने रोक लगाई है, ये बहुत बड़ा कदम है भ्रष्टाचार को रोकने का। क्योंकि आप देखिए, जो भी मदरसे हैं और जो अनुदानित हैं, उनमें जो नियुक्तियां की गई हैं, उन नियुक्तियों में अपने घर वालों को रखा गया है। और मान लीजिए, एक तो सबसे बड़ी कमी की अपने घर वालों को रखा है। उसके बाद में जो अगर कोई टीचर रखा गया है, मान लीजिए उसको मैथ पढ़ाना है, उसको 2 और 2 5 नहीं आता, अगर उसको साइंस पढ़ानी है तो उसके पास साइंस की मार्कशीट नहीं है। इस तरह से लोगों को जो है वहां पर नियुक्तियां की गई हैं, जिसकी जांच चल रही है। और अभी तो ये जो नए मदरसे हैं, उनको इसी वजह से रोका गया है कि उसको अनुदानित नहीं किया जाएगा। जो 560 मदरसे हैं, पहले अभी उनकी भी छटनी होनी है और उनकी भी जांच चल रही है कि किस मदरसे में कौन से अध्यापक किस स्तर के, किस मानक के को देख करके रखे गए हैं। और दूसरी चीज, अनुदान देने के लिए मदरसों का एक मानक होता है कि इसमें इतने कमरे होने चाहिए, इतनी जो है जमीन होनी चाहिए। वो मानक भी पूरे नहीं कर रहे हैं, उनकी भी जांच चल रही है। और अभी बहुत जल्द जो 560 मदरसे लगभग अनुदानित हैं, उनमें से भी बंद किए जाएंगे और उनका अनुदान भी बंद किया जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आपको नहीं लगता कि इसका सीधा असर बच्चों की तालीम पर पड़ेगा? क्या जिन मदरसों को आप बंद करने का फैसला ले रहे हैं, तालीम दो तरह की है। देखिए, जिन मदरसों को आप बंद करने का फैसला ले रहे हैं, जी। उन मदरसों में तालीम हासिल कर रहे बच्चों को क्या आप सरकारी स्कूल में इनवाइट कर रहे हैं? क्या उन्हें आप पढ़ाएंगे, या उन्हें आप कोई दूसरा ऑप्शन देंगे पढ़ने के लिए, जो वो पढ़ना चाहते हैं उसे? देखिए, जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी है, और बच्चों को शिक्षा देना यह भी सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन दीनी तालीम सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। उसके लिए सरकार को अनुदान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन मदरसों में अनुदान दिया जा रहा है, क्या वहां के मदरसे चंदा, वहां के जो टीचर्स हैं या मैनेजर उसको चंदा नहीं करते हैं? क्या वो चंदा भी करके लाते हैं और अनुदान भी लेते हैं? और जो अनुदानित मदरसे हैं, ये आप सभी मुस्लिम समाज जाते हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मदरसों के अंदर हो रहा है। और इसका कोई डेटा है आपके पास?
शफात अली साहब, इसका कोई डेटा है, कोई रिसर्च है, कोई डेटा है? देखिए, मेरे पास डेटा तो नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जितना भ्रष्टाचार अनुदानित मदरसों में हो रहा है, मुझे लगता है किसी भी संस्था में नहीं होगा। इसीलिए ये कदम 19-20 करोड़ रुपया मिल रहा है क्या बड़े बड़े अफसरान के घरों के जैसे? सरकार जी 19-20 करोड़ रुपया कहीं मिल रहा है क्या बड़े बड़े अफसरान के घरों के जैसे? देखिए, जो मिल रहा है उनके साथ मिल रहा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए मिल रहा है। आप कांग्रेस करप्शन की बात कर रहे हैं। करप्शन को ठीक करना, बीमारी को ठीक करना इलाज है, या जो बीमार है उसको हटा दिया जाए रास्ते से? क्या तरीका है? मिल रहा है, इससे पहले नहीं मिला करता था, इससे पहले सीधे बैंक में चला जाए। ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मतीन साहब। डॉक्टर मोहम्मद मतीन साहब, सीधी बात यह कही जा रही है कि मदरसों में भ्रष्टाचार है। मैं नहीं कह रहा हूं, जो हमारे मेहमान हैं वो कह रहे हैं कि मदरसों में भ्रष्टाचार है, और इसे रोकने के लिए न सिर्फ ये कि नए मदरसों को शामिल करने से रोका जा रहा है, बल्कि जो अभी जिन मदरसों को मिल रहा है उन पर भी अभी शक की सुई है। मतीन साहब, देखिए, आजम साहब, विशाल आजम साहब जी, असल में ये जग जाहिर है कि ये जो मौजूदा सरकार है ये माइनॉरिटीज के और मुसलमानों के, खास करके मुसलमानों के ये दुश्मन है। और जिस अंदाज में इनका लाएअमल है कि ये सिर्फ कानून का सहारा लेकर के और इस तरह से ये ऐसे अमल कर रहे हैं। मतलब आप ये समझ ली, इन्होंने जो 1916 से जितने भी मदरसे हैं इनको बाकायदा अरबी फारसी परीक्षाएं के नाम से 1916 से चले आ रहे हैं। और ये एक्ट बना है 2004 में, और मदरसा जो परिषद बना है इसमें ये 2007 में गठन हुआ है मदरसा परिषद का। और इसका जो मानक है, बेसिक मानक ये है कि उस मानक में ये है कि जो अरबी फारसी के एक मिनट शफात साहब, थोड़ा पेशेंस रखें, आपके पास मैं फिर आऊंगा रिएक्शन लेने के लिए। हाँ जी, मतीन साहब बोलें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मदरसा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 है, उस 2004 के अनुसार कोई भी नियुक्ति जो इन्होंने बोर्ड बनाया है, कोई भी नियुक्ति जो है वो बिल्कुल उस अधिनियम के विपरीत है। क्योंकि जो इनके डॉक्टर इफ्तिखार साहब जो बोर्ड के चेयरमैन है, वो चेयरमैन साहब जो पीएचडी है उनकी, वो स्टैटिक्स से है, अरबी फारसी का जानकार, अरबी फारसी की सनद उस लेवल की होना चाहिए। और जो इन्होंने जो नियुक्तियां की हैं जो मेंबर्स में, जो कमर साहब भी शायद गालिबन मेंबर हैं, तो उसका जो नियम है, उस नियम का ये है कि जो परंपरागत शिक्षा है, जो मदरसा अरबी फारसी की जो शिक्षाएं हैं, उसके एतबार से जो प्रख्यात जो मदरसे हैं, उन मदरसों के शिया मदरसे का एक प्रिंसिपल होगा और 2 सुन्नी मदरसों के प्रिंसिपल होंगे जो उसके सदस्य होंगे। इसी तरह से जो मदरसे के जो मेंबरान हैं, जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उन अध्यापकों में से एक शिया मदरसे का होगा अध्यापक और 2 सुन्नी अध्यापक होंगे। अब कमर अली साहब यही बताते कि क्या ये किसी मदरसे के मेंबर हैं या मदरसे के कोई उस्ताद हैं कि ये बोर्ड के मेंबर कैसे? ये पूरे का पूरा षड्यंत्र, जिस अंदाज में इन्होंने मदरसे को बदनाम करने का, मदरसे के खिलाफ एक इनकी मानसिकता जो पाई जा रही है कि पहले से जांच की बात कर रहे हैं, जो और भी मदरसों की बात करते हैं, ये कई जांचें हो चुकी हैं ऑलरेडी। मदरसे ऑलरेडी पोर्टल पे हैं सारी, मतलब तहसील से लेकर तहसीलदार से लेकर। ठीक है, मैं आपके पास फिर आता हूं। तारिक कमर भी हमारे साथ मौजूद, उसे मैं पूरी तफसील लूंगा, लेकिन पहले एक रिएक्शन ले लेता हूं अनिल मिश्रा साहब से, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर है। अनिल मिश्रा साहब, अखिलेश हुकूमत, यानी जब आप सरकार में थे, आपने एक पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी को अब खत्म कर दिया गया है। इल्जाम यह लग रहा है कि वो करप्शन का एक जरिया था। विशाल आजम साहब, इल्जाम जो है ये कुछ भी लगा दें जी, लश्कर भी इनका है, सरदार भी इनका है, सरकार भी इनकी है, दरबार भी इनका है। सवाल ये है कि जब ये कहते हैं कि वहां भ्रष्टाचार है और उसके बाद में ये फिर पूरे के पूरे मदरसों का उनका अनुदान की जो है नीति को बदलने पे आ जाते हैं, तो स्वयं स्वीकार कर लेते हैं कि ये अक्षम है अगर कहीं भ्रष्टाचार है, चाहे मदरसे में हो,
चाहे आपके जो है शिक्षा विभाग में हो, चाहे किसी विभाग में हो, चाहे पीडब्ल्यूडी में हो, अगर भ्रष्टाचार है तो इसका मतलब कि आप पूरे पूरे विभाग को खत्म कर देंगे। और देखिए, भ्रष्टाचार को कहने का दुस्साहस आप कर रहे हो। आप जो है भ्रष्ट आचरण से जो है उसको दूर करने की बात करोगे। अरे कहीं पे अगर गलत हो रहा है तो आप उसको जो है वो दूर करने की बात करिए। आपके पास मशीनरी है, पूरी की पूरी जांच की मशीनरी है। आप तो जरा जरा सी बात पे सीबीआई को लगा देते हो, जरा सी बात पे ईडी को लगा देते हो। आप तो जो है पिंजड़े के तोते को निकाल करके जैसा चाहते हो करवा लेते हो। तो मदरसे में इसका मतलब, और आप हिंदुस्तान के संविधान के विपरीत कार्य कर रहे हो। जिस वक्त आप जो है वो कहते हो कि सबका साथ सबका विकास, और इसके बाद में आप जो है साफ तौर के ऊपर, अभी जो है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि मुसलमान जो है वो वोट को फला फला पार्टियां जो है वो कर रही थी। तो आप वोट के हिसाब से देख रहे हो या आप प्रजातंत्र और जमहूरियत के हिसाब से देख रहे हो? आप इंसाफ की बात करोगे? मैं साफ कह रहा हूं इनसे, इनके ऊपर मेरा आरोप है कि ये साफ तौर के ऊपर हिंदुस्तान में जो आपके जो है वो ये जो है सिर्फ वोट बैंक के नाम पे इस्तेमाल करने की चीज है। आप बताइए, दीनी तालीम मुसलमान के ऊपर मदरसों में क्यों दिया जाए? शफात अली साहब इतने बेचैन ना हो प्लीज। मैं देखिए, मैंने इसीलिए सबसे पहले आपको बोलने का मौका दिया था। आपके पास मैं फिर आऊंगा शफात अली साहब, ऐसे नहीं होता प्लीज। थोड़ा सब्र का मुजाहरा करें और डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। काफी सीनियर है जो आपसे बात कर रहे हैं, कम से कम उनकी बात सुन लीजिए, फिर आपका रद्द-ए-अमल में लूंगा। जी आदिल मिश्रा साहब, पूरी तरह से सुन रहा हूं और बात सुन के ही मैं इनको जवाब दे रहा हूं। नहीं, मैं आपके पास आऊंगा जवाब के लिए अनुदान जरूरी। अभी सुने पहले आप, दूसरे को वो नहीं बोलने, सुन ले। जी मैं सुन रहा हूं। जी शुक्रिया। अनिल मिश्रा साहब बोले। मैं ये भी कहूंगा कि दूसरे को बोलने से वही रोकता है जिसके के पास में अपनी बात को तर्कपूर्ण तरीके से और संविधान के नियम के अंतर्गत सिद्ध करने का अधिकार नहीं रह जाता। कोई उसके पास में जो है अपने कहने के लिए कुछ नहीं होता, वो दूसरे की बात में बाधा डालता है। हम एक बात का सवाल कर रहे हैं इनसे कि आप ये बताइए हमें कि क्या दोष है वहां पे रहने वाले, आप क्या मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? और मैं इनको याद दिला दूं कि इसी मदरसे से पढ़ करके निकले होंगे एपीजे अब्दुल कलाम, इसी मदरसे से पढ़ करके निकले होंगे अब्दुल हमीद, इसी मदरसे से निकल करके पता नहीं। और मैं इनको अगर उदाहरण देने की बात करूं, मन तड़पत हर दर्शन को आज। आप भी एक मिनट अनिल मिश्रा साहब, मेरा एक सीधा सवाल है। आपकी हुकूमत ने कोई फैसला लिया था, उसको निभाया। इस हुकूमत ने एक फैसला लिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इसकी एक वाहिद वजह क्या बताना चाहते हैं कि ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत ऐसा फैसला क्यों ले रही है? स्पष्ट रूप से है सामने साहब कि जिनके पास अपनी बात को और अपने तर्क को रखने का मतलब कहीं कुछ है ही नहीं। स्पष्ट रूप से ये केवल समूल नष्ट करना चाहते हैं। ये मदरसों को जो है जबरदस्ती बदनाम करना चाहते हैं। ये मदरसों को जो है वो अपने नष्ट करके खत्म करके ये पूरी कौम को तालीम न मिल पाए इसलिए चल रहे हैं। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ना चाह रहे हैं और इनकी निगाह पब्लिक स्कूल पे नहीं गई, पब्लिक स्कूल जो बिल्कुल व्यापार का अड्डा बने हुए खुलेआम हिंदुस्तान में जो है हर आदमी कहता घूम रहा है, आपकी निगाह वहां नहीं जाती। ठीक है, मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं शफात अली साहब से। शफात अली साहब, एक तरफ तो ये रिपोर्ट है कि तकरीबन 50,000 से जायद सरकारी स्कूलों में ताला लगा है। एक ये रिपोर्ट है, सरकार की रिपोर्ट है। दूसरी तरफ मदरसों को आप इस तरह से अगर ग्रांट नहीं देंगे तो उन बच्चों का क्या होगा जो तालीम हासिल कर रहे थे? तालीम पर कितनी बड़ी ये चोट है, इसका मुझे छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मुझे तारिक साहब के पास जाना है। शफात अली। शफात अली को मेरी आवाज नहीं पर। तारिक कमर, मैं आपके पास आ रहा हूं। तारिक कमर साहब, कई बयानात हमने अपने मेहमानों के पास जाने से पहले सुनाए हैं। सब ने यह कहा है कि वजीर आजम का नारा है एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर यानी लैपटॉप, जो कह लें। लेकिन क्या इस फैसले से वजीर आजम ने जो एक उम्मीद जगाई थी कौम में, मदरसों के बच्चों में, क्या उसे एक झटका नहीं लग रहा है? तारिक कमर। यकीनी तौर पर विशाल, बहुत अहम सवाल आपने किया है। और देखिए, इसका पस मंज़र जो है, उस पस मंज़र का जवाब तमाम दानिशवर तबका दे रहा है, उलमाए किराम दे रहे हैं और हमारे समाज के वो जिम्मेदार लोग दे रहे हैं, ख्वाह उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, जो ये जानते हैं कि जो जमहूरियत ने, जो आईन और दस्तूर ने किसी भी मज़हब को ये हक़ दिए हैं कि वो अपने
पसंद के अपने तौर पर तालीमी इदारे कायम कर सकते हैं और उनमें तालीम अपने हिसाब से दे सकते हैं। ये दस्तूरी और आइनी हक़ है। लेकिन देखिए, जहाँ तक मदारिस पर इल्ज़ाम लगने का ताल्लुक़ है, मदारिस पर इल्ज़ाम लगते रहे हैं, ख्वाह वो दहशतगर्दी के लगते रहे हों, दूसरे लगते रहे हों, और देखिए लेकिन इसका रद्द-ए-अमल भी यह है कि मदारिस के लोगों ने हमेशा इस्तकबाल किया है कि दरवाजे खोले हैं उन तमाम तहकीकी कमेटियों के लिए, उन तमाम इंक्वायरी करने वाले लोगों के लिए कि आप आइए और देखिए कि कहाँ पर दहशतगर्दी के अड्डे हैं या कहाँ पर बुनियादी तालीम फराहम की जा रही है। तो देखिए, जब इल्ज़ाम लगते हैं तो रद्द-ए-अमल मदारिस की जानिब से हमेशा यही आता है, मुस्बत आता है कि आप आइए, इंक्वायरी कीजिए। CCTV कैमरे लगाए जाते हैं, इंक्वायरी होती है। और देखिए, एक बात और एक मिसाल यहाँ पर बुनियादी तौर पर, कोई महकमा हो, कोई भी इदारा हो, कोई एक निज़ाम हो, उसमें 100% कहीं भी कोई चीज़ सही नहीं होती है, कोई महकमा हो चाहे वो। तो कहीं अगर ख़राबी है तो उस ख़राबी को दूर किया जाना चाहिए, कहीं अगर बीमारी है उस बीमारी का इलाज किया जाना चाहिए, अगर कहीं वाकई कोई बदउनवानी है उसको दूर किया जाना चाहिए। ऐसे मदारिस हो सकते हैं, बिलाशुबा है ऐसे मदारिस जहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बदउनवानी है, कोई शिकायतें आई हैं सामने, उनका इलाज किया जाना चाहिए, उनको बिल्कुल उन लोगों को बरतरफ किया जाना चाहिए, उनकी मुलाजमत ली जानी चाहिए, उनकी ग्रांट बंद की जानी चाहिए। लेकिन मजमूई तौर पर एक ऐसा ऐलान और उस पर फिर मोहर काबीना, ये अपने आप में बहुत अहम फैसला कर दिया गया, जिसकी मदम्मत भी की जा रही है, अफसोस का इजहार भी किया जा रहा है, बिलखुसूस अक़लियती तबके की जानिब से और उस दानिश्वर तबके की जानिब से जो ये यकीन रखता है कि हिंदुस्तान में आइन और दस्तूर की बालादस्ती है और कोई भी फैसला आइन और दस्तूर की रोशनी में लिया जाना चाहिए। तो देखिए, मंजरनामा तब्दील हुआ है, तशवीशनाक हद तक तब्दील हुआ है, लोगों में मायूसी है और बिलखुसूस वो 2% बच्चे जो मदारिस का रुख करते हैं, गरीब तबके के बच्चे, उनके लिए बड़ा बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया है इस फैसले ने कि आखिर उनकी तालीम कैसे आगे बढ़ेगी। शफाअत अली साहब से राब्ता क्या होगा बन पा रहा है लगता है। शफाअत अली साहब, सवाल एक ही है, आप सजा किसे देना चाहते हैं? जो बदउनवान जिम्मेदार हैं, जो भी हो, चाहे मुंतजमीन में से हो, असातिज़ा में से, उन्हें, या आप मासूम बच्चों को सजा देना चाहते हैं? किसे सजा देना चाहते हैं आप? बदला किससे ले रहे हैं आप? सजा किसी को नहीं देना चाह रहे। मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि दीनी तालीम सीखने के लिए अनुदान देना क्या आवश्यक है? अगर दीनी तालीम आपकी सरकार दे रही है ना, सरकार को अनुदान, आपकी सरकार दे रही है ना कुछ मदरसों को, जो 560 मदरसों को लगभग 560 मदरसों को अनुदान मिल रहा है, उसको नहीं रोका गया है। लेकिन आगे के लिए इसलिए रोका गया है कि क्या दीनी तालीम सीखने के लिए सरकार जिम्मेदार है? अगर सरकार जिम्मेदार है तो क्रिश्चियनों को भी देना चाहिए, सिखों को भी देना चाहिए, बौद्धों को भी देना चाहिए। कई सरकारें ऐसी हैं जो दीनी जगहों का, जो धार्मिक स्थलों का बाकायदा पूरा पैकेज देती हैं, टूर करवाती हैं, तीर्थ करवाती हैं। तो इसमें पढ़ाई में कौन से नुकसान है भाई? पढ़ाई में नुकसान यह है कि दीनी तालीम हासिल करने के बाद समाज के साथ जो इस वक्त आधुनिकीकरण चल रहा है, कंप्यूटर शिक्षा चल रही है, क्या वहां से पढ़ने के बाद वो सरकारी नौकरी में आएगा? क्या तो मॉडर्नाइज कर दीजिए ना। वही तो मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर कोई खराबी, कोई बीमारी आ गई है तो क्या किया जाए? आपको दवा दी जाए, आपको दवा दी जाए या आपको रास्ते से हटा दिया जाए? क्या करना चाहिए? मतलब ये कौन सा फलसफा समझ में नहीं आ रहा मुझे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती, व्यवस्था परिवर्तन हो गया, व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है और देश की जनता इस चीज को देख रही है। दीनी तालीम के लिए मदरसों को अनुदान नहीं दिया जाएगा, ये हमारी सरकार का स्पष्ट आदेश है। ये मुसलमानों की स्वयं जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को दीनी तालीम कैसे देते हैं। और रही बात आधुनिक, अगर उनको इंजीनियरिंग पढ़नी है तो आए मैदान में, और अगर उनको डॉक्टरी पढ़नी है तो मैदान में आए, और उसके लिए तमाम स्कूल खुले हुए, जहाँ चाहे वहां पढ़े। लेकिन जो धार्मिक पढ़ाई है उसके लिए सरकार बाध्य नहीं है कि उनको वो अनुदान दे। में लिखा जाएगा कि शफाअत हुसैन इस तरह के लोग थे, शफाअत हुसैन जैसे लोग इन्हें कौम के इदारों, मुझे मालूम है वकील साहब, आप भी मदरसा चलाते हो, मदरसे में कितना घोटाला करते हो, आपकी भी जांच हुई थी मदरसे में, तब आप मेरे पास दौड़ के आए थे, याद कर लीजिए। मदरसा चला के कितना भ्रष्टाचार आप लोग फैलाते हो। 200 बच्चे पढ़ाते हो, 500 की सूची बनाते हो, ठीक है? जब 500 बच्चे पढ़ रहे थे 1000 की सूची हमारी सरकार ने। मतलब समझ मुझे सिर्फ ये नहीं आ रहा है, मुझे एक सवाल का जवाब सब लोग दे दें। बीमारी हटाओ, ये कोशिश होनी चाहिए कि बीमारों को हटाओ, गरीबी हटाओ या गरीबों को हटाओ, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए शफाअत साहब? बेज़ाब्तियों को, बदउनवानियों को हटाओ या लोगों को हटा दो? गरीबी हटानी, कहां भेज दो उन्हें? सरहद के पार भेज दो। गरीबों को नहीं हटानी चाहिए। भारत के हर नागरिक को शिक्षा हासिल करना चाहिए, सरकार उसकी शिक्षा देगी, लेकिन धार्मिक पढ़ाई के लिए अनुदान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपनी बात रखने के लिए।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर करप्शन कहीं ना कहीं है तो जो लोग खाती हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आप इस तरह मदरसों को सीधे तौर पर इमदाद बंद कर देंगे तो जो बच्चों को वहां तालीम हासिल होती तो उन बच्चों के तालीम का क्या होगा? यह बहुत अहम सवाल है। इसी सवाल के साथ हम छोड़ जाते हैं। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।